हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अरुण कुमार शुक्ला, एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर। मैं आपके लिए एसएससी जेई मैकेनिकल के लिए दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराए हैं। सेकेंड लेक्चर स्टार्ट हुआ है यहाँ पे दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। तो हम अभी स्टार्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि एक कैरनॉट इंजन दिया हुआ है। कैरनॉट इंजन की डिटेल में मैंने डिस्कशन पे अपने लेक्चर 1 में किया हुआ है। इसके कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो एसएससी जेईई में पूछे गए हैं उसको मैं इस लेक्चर में देखूंगा। तो एक कार्नोट इंजन वर्किंग अंडर टेम्परेचर T1 एंड T2, ये फर्स्ट कार्नोट इंजन है, और दूसरा जो कार्नोट इंजन है वो T2 और T3 के बीच में वर्क कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द एबव मेंशन्ड कार्नोट इंजन फॉर द सेम वर्क आउटपुट। अब हम लोगों को एक ऑप्शन चूज करना होगा इसमें से सेम वर्क आउटपुट के लिए सुटेबल होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, लेकिन मैं इसको अभी सॉल्व कराता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, हाँ, अभी चलते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं डिटेल में। कार्नोट इंजन, दो कार्नोट इंजन दिखाए हुए हैं। ये आपका फर्स्ट है E1, ये फर्स्ट आपका कार्नोट इंजन E1 है, और आपका ये सेकंड है E2 है। T1 एंड T2, ये जो टेम्परेचर रेंज है इसमें कार्नोट ये वर्क कर रहा है। Q1 हीट सप्लाई किया गया है, Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, और ये Q2 हीट जो है वो सेकेंड कार्नोट इंजन के लिए इनपुट है, एनर्जी हीट इनपुट है। और W2 सेकेंड कार्नोट इंजन का वर्क आउटपुट है, W1 फर्स्ट कार्नोट इंजन का वर्क आउटपुट है, और सेकेंड कार्नोट इंजन T2 और T3 के बीच में वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, एफिशिएंसी का फार्मूला, वर्क का फार्मूला मैंने आपको लेक्चर 1 में ड्राइव किया है। तो जो लोग इस लेक्चर को नहीं देखे हैं पहले लेक्चर को, और पहले जाकर उसको देखें, उसका इस लेक्चर पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम वर्क आउटपुट हमको इक्वेट करना है। तो ठीक है, मान लेते हैं W1 इक्वल टू W2। W1 क्या होता है? Q1 1 माइनस T2 माइनस T1। ये आइडियल कंडीशन में कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है, अगर रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है तो। W2 Q2 हीट इनपुट है इसके लिए, 1 माइनस T2 बाई T3। ठीक है, अभी इक्वेट करेंगे हम लोग। इक्वेट करने से हमको ये इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। Q1 1 माइनस T2 बाई T1, Q2 1 माइनस T3 बाई T2। ठीक है, बट अभी Q1 और Q2 को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में तो हमको Q1 Q2 दिया नहीं गया है, जो हम ऑप्शन में प्रॉब्लम में दिया गया। तो इसको रिप्लेस कैसे करेंगे? इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्लैसियस इनइक्वालिटी। क्लैसियस इनइक्वालिटी मींस dq by t is equal to 0 फॉर डिफरेंट प्रोसेस। तो इस कंडीशन में क्या होगा? Q1 by T1 फर्स्ट इंजन के लिए इज इक्वल टू Q2 by T2। तो इससे हमको Q1 by Q2 इज इक्वल टू T1 by T2 मिल जाएगा। इसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर हम पुट करने में क्या मिलेगा? T1 by T2 1 माइनस T2 by T1 1 माइनस T3 by T2। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमको मिलेगा T1 माइनस T2, T2 माइनस T1। तो आप देख सकते हैं फाइनली हम लोगों को अपना ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी क्या होगा तो आपको आपका आंसर ये मिलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ऐसा क्वेश्चन जनरली एसएससी जेईई में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई तो आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। फुटबॉल वॉज इन्फ्लेटेड टू a gauge pressure of 1 bar when the ambient temperature was 15 degrees centigrade. When the game started next day, the air temperature at the stadium was 5 degrees centigrade. Assume that the volume of the football remain constant. ये सबसे important वर्ड है इस प्रॉब्लम का, इसको आप जरूर ध्यान रखें। ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लिया गया है at 2500 centimeter cube. The amount of heat lost by the air in the football and the gauge pressure of the air in the football at the stadium respectively. ये हमको निकालना है कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस कितना हुआ है और गेज प्रेशर कितना है उसका। तो देखते हैं दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी मैं आपको शो करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं और मैं अभी आपको सोल्यूशन देता हूँ। P1 क्या है? गेज प्रेशर, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है डे 1 जब मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि 1 बार दिया हुआ है। इसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100 किलो पास्कल। T1 टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 5 डिग्री टेम्परेचर, सेकंड नेक्स्ट टेम्परेचर लो हो गया। P एटमॉस्फेरिक
आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको लिख दिया 1.01 बार होता है, ये आपको रट लेना चाहिए, सारे एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। आप तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि पी टोटल प्रेशर जो होता है वो पी गेज प्रेशर प्लस पी एटमॉस्फेरिक होता है। गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर नहीं किया जाता है। किसी भी सिस्टम में गेज प्रेशर मोर देन 0 है मीन्स वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव है, 0 है मीन्स वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। तो हम लोग पहले पी टोटल प्रेशर निकालेंगे इस प्रॉब्लम में, P1 प्लस पी एटमॉस्फेरिक, जो कि P1 हमको पता है, एटमॉस्फेरिक हमको पता है, हमको निकल के आएगा 2.0 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि V कांस्टेंट इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्लू दिया हुआ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर इस क्लू को आप पकड़ लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आप लगाएंगे इसमें ये एनर्जी इक्वेशन से P2 बाई P1, T2 बाई T1, P2 निकालेंगे आप टोटल प्रेशर की, आपको कितना होगा ये, बट आपको ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है, आपको निकालना है गेज प्रेशर, तो फिर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा सेकेंड गेज प्रेशर जो कि पूछा गया 0.93 बार। हीट लॉस कितना होगा, Q लॉस m डॉट CV, ये CV होगा यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं CP, लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, यहाँ पे CV लेना होगा, T1 माइनस T2। अब m तो पता नहीं है, बट हमको P1 पता है, V1 पता है, R पता है, T1 पता है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू मिली हमको 6.08 × 10⁻³ CV यहाँ पे एयर लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एयर की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आर की वैल्यू होती है 0.2187 किलो जूल पर केजी केल्विन, सीवी की वैल्यू होती है 0.718, सीपी की वैल्यू होती है 1.008। ये सारी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पी एटमॉस्फेरिक, आर, सीबी, सीपी। ओके, फाइनली आप पुट करेंगे तो की लॉस आपको मिलेगा 43.7 जूल। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अभी आप, तो आपका ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 43.7.93 बार, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बट बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज इक्वल टू, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमको पता है जिसमें एन की वैल्यू, अगर एन इज इक्वल टू गामा तो एडियाबैटिक है, एन मोर देन और लेस देन गामा वो पॉलीट्रॉपिक में चला जाता है। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक के लिए हमको वर्क डन पता है P1 B1 माइनस P2 B2 माइनस 1, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। आपको अगर आइडियल गैस इक्वेशन से इसको रिप्लेस करेंगे तो R T1 माइनस T2 बाई माइनस 1। फर्स्ट अब उसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे क्यों निकलेगा du प्लस W। du क्या होगा, CVDT, W की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। सर हम लोग उसको अरेंज करने पे हमको मिलेगा गामा माइनस n बाई गामा माइनस 1 वर्क आउट डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप सीधा सीधा रट जाइए, बाई हार्ट रट ले, तो आपको सीधा एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ट्राई करना है आपको। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक क्लोज सिस्टम टाइप का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये एंट्रोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पूरा डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसे डिफरेंट प्रोसेस में एंट्रोपी निकालना है, स्पेशल केस में कैसे एंट्रोपी निकालनी है, सारी चीजें एंट्रोपी के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। बट ये थोड़ा डिफरेंट केस है और अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको देखते हैं। अ क्लोज सिस्टम कंटेन्स सैचुरेटेड लिक्विड अमोनिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड लिक्विड अमोनिया, इसको आपको पकड़ना के रखना होगा। एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड द मास ऑफ अमोनिया इज 5 kg। द अमाउंट ऑफ हीट that is required to convert all the saturated liquid to vapor at constant pressure is this much heat required, 16.2 megajoule. If the entropy of saturated liquid 0.88, what is the entropy of saturated vapor without heat transfer? Means ये प्रोसेस इंसुलेटेड है, सराउंडिंग से कोई हीट ट्रांसफर इसमें नहीं हो रहा है, एक पार्टिकुलर रेट देने के बाद कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको इनिशियल हमारा ये है सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन अमोनिया है, जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। फिर हमने इसमें हीट दिया और ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, सैचुरेटेड लिक्विड में पहुंच गया, लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। सैचुरेटेड कंडीशन में है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमको दिया गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्यू सप्लाई पता है हमको, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये भी पता है, ठीक है। एसएफ दिया हुआ है। जनरली हम अपने अभी डिटेल में मैं पावर प्लांट में डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि एसएफ और एसजी क्या होता है, बट
जो भी एंट्रोपी जो होती है सैचुरेटेड लिक्विड की, उसको एसएफ से दिखाते हैं, और सैचुरेटेड वेपर की एंट्रोपी को एसजी से दिखाते हैं। तो और एसएफजी का एक रिलेशन होता है, एसएफजी इक्वल टू एसजी माइनस एसएफ। तो इससे हम एसजी निकाल सकते हैं, एसजी इक्वल टू एसएफ प्लस एसएफजी। तो एसएफ हमको पता है 0.88, एसएफजी कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट प्रोसेस है, लेटेंट हीट बाय टेम्परेचर, बट मैंने यहाँ पे पर केजी मास से भी डिवाइड किया है, 5 केजी दिया हुआ पर केजी मास, तो यहाँ 5 केजी से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्रोपी का जो यूनिट है वो पर केजी में, तो यहाँ पे हमको ये एम डिवाइड करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ट्रिक है इसमें, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे। फाइनली आप पुट करेंगे आप वैल्यूज, आपको सारा आंसर आ जाएगा 12.32। तो आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना था, और आपको एसएफजी के लिए एंट्रोपी लेटेंट हीट बाय टेम्परेचर इनटू मास से डिवाइड करना था, क्योंकि यहाँ पे 1 केजी नहीं 5 केजी मास था, बस ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आपका ये 12.32 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जनरली आप फर्स्ट टाइम रीड करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। एयर इन 1 bar and 40 degree centigrade flow into an evacuated tank until the pressure of the tank is 1 bar. Assume that the process is adiabatic and the temperature of the surrounding is 40 degree centigrade. What is the final temperature of air in centigrade? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 1 bar 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको एयर दिया गया है, जिसको आप एक इवैक्यूएटेड टैंक में भेज रहे हैं, और फाइनल प्रेशर जो उस टैंक का पहुंच रहा है वो कितना हो रहा है, 1 बार पहुंच रहा है। हीट लॉस तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। इस प्रोसेस में आपको ये एक स्पेशल केस है, अगर आपको टी फाइनल निकालना तो गामा टाइम टी वन करना होता है, इसको याद रखें, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। गामा टी वन, टी एफ इक्वल टू गामा इंटू टी वन, पुट करेंगे तो आपको 165 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने उसको किया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से। A Carnot engine operates between temperature T1 and T2 if there is an increase in source temperature by T and a decrease in sink temperature by T. How is the efficiency in both cases is related? Okay, तो इसको देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। तो ये हमारा Carnot इंजन है जो मैंने लिया है, ये सोर्स टेम्परेचर T1, सिंक T2, ये वर्क आउटपुट W। ओके, सिंपल, हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, केस 1 में हम लोगों ने अप्लाई किया, केस 1 में क्या किया, हम लोगों को T1 को T से इंक्रीज किया, केस 2 में सिमिलरली T2 को T से डिक्रीज किया, और हम लोग को अगर दोनों का रिलेशन जानना तो क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे, मैंने क्या किया, eta1 माइनस eta2, एफिशिएंसी ऑफ केस 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ केस 2 पुट किया, तो हमको मिला 1 माइनस T2 बाई T1 प्लस T माइनस 1 प्लस। फाइनली जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा eta माइनस eta2 लेस देन 0, और फाइनली eta2 ग्रेटर देन eta2 इज ग्रेटर देन eta1। ये आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लो थ्रू अ टरबाइन इन अ मोलियर डायग्राम। जितने भी टीएसपीबी डायग्राम है पावर प्लांट में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट ये थर्मोडायनामिक्स में पूछा गया तो मैं इसको अभी आपको मोलियर डायग्राम का एक बताता हूँ। मोलियर डायग्राम एचएस डायग्राम होता है, ये आपका इसमें रीजन जो बनता है वैसा बनता है, और टरबाइन में जो एक्सपेंशन होता है वो एक वर्टिकल, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है इसलिए ये वर्टिकल लाइन होगा। टरबाइन का जो फ्लूइड एक्सपेंड होता है वो आइसेंट्रोपिकली होता है आइडियली, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ पीवी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इन सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन आर। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं पीवी डायग्राम, ये है पीवी डायग्राम आपका पीवी। ओके, आपका पीवी डायग्राम में जो आपका रीजन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा प्योर सब्सटेंस के लिए। ये आपका टेम्परेचर लाइन होता है, बट ये रीजन कौन सा है, लिक्विड रीजन है। ये रीजन कौन सा है, वेपर रीजन है। ये रीजन कौन है, सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर रीजन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इन सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर रीजन, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि आपको दिख रही है यहाँ पे।
पैरेलल होगी। चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इफ टू इंजन E1 and E2 are working in the same temperature range, the E1 is a reversible engine where E2 is an irreversible engine. Which of the following is correct for the efficiency of the engine? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दो इंजन है E1 E2 बट वर्क कर रहे हैं सेम टेम्परेचर। सपोज ये T1 आपका टेम्परेचर रेंज है, T2 टेम्परेचर रेंज है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। बट इस रेंज के अंदर क्या हो रहा है, दो इंजन वर्क कर रहे हैं। आपका इंजन 1 ये है, इंजन 2 दूसरा ये है, और आपका एफिशिएंसी का कंपैरिजन करना है। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिटेल में मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया है, आप वहां से देख सकते हैं इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। बट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सेम टेम्परेचर रेंज में कितने भी इंजन काम करें, 1 2 3 4 5 कितने भी इंजन काम करें, बट रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी होगी ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल इंजन, क्योंकि इरिवर्सिबल इंजन में लॉसेस होती है, उसकी एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होती है। रिवर्सिबल इंजन की एंट्रोपी इज इक्वल टू 0 होती है। तो इंजन E1 क्या है, रिवर्सिबल इंजन है, तो एफिशिएंसी ऑफ E1 ऑलवेज ग्रेटर देन E2। इवन यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने भी इंजन लगा दिया जाए तो उसमें से जो रिवर्सिबल इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी ऑलवेज ग्रेटर देन द इरिवर्सिबल इंजन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों, और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ मैं अपना दूसरा लेक्चर खत्म करता हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप प्लीज कमेंट करें मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी डाउट्स हैं उसको आप पूछें मुझसे। और अभी इसी के साथ मैं थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट है उसको मैं खत्म करता हूँ। अभी भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट जो मैंने अच्छे क्वेश्चन थे जिसमें मुझे लगा कि डाउट हो सकते हैं बच्चों को, उसी को पकड़ा है मैंने। और अभी आपको लगता है कि अभी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट इसके बाद भी है तो आप मुझे सीधा मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको 24/7 रेडी हूँ आपको आंसर देने के लिए। इसी के साथ मैं थैंक यू अगेन, बाय बाय। कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मैं GS के लिए भी, SSC में जो GS आता है पेपर 100 क्वेश्चन, उसके लिए बहुत डिटेल में स्ट्रेटजी प्लान अभी लेके आने वाला हूँ।